माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर हिंदी के करवा दिए हैं। आज ये चौथा हमारा प्रीवियस ईयर है। आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। आशा शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है आस, और अंगरक्षक ये भी तत्सम शब्द है, इसका होता है अंगरक्षा। और अंधकार ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है अंधेरा। लेकिन अचरज ये है तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द होता है आश्चर्य। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है, अचरज जो तद्भव शब्द है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। ठंड का गर्म होता है, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत होता है, लेकिन शीत का उष्ण होता है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कर का अर्थ नहीं होता है, इसमें बताना है किसका अर्थ कर नहीं होता है। सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। टैक्स का भी अर्थ होता है कर या शुल्क, और किरण का भी अर्थ होता है कर, रश्मि, अंशु, मरीचि इत्यादि। और हाथ का भी होता है कर, हस्त, पाण। ये सब हिंदी का निकार्थी शब्द होता है, लेकिन सूर्य का अर्थ कर नहीं होता है। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्गम, दुर्लभ, अगम्य या सुलभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम कहते हैं दुर्लभ। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म है। वायु अग्नि होगा कि अग्नि वायु होगा, हवा पानी होगा या आग पानी होगा। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग। अनिल का और भी पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनिल का वायु, हवा, पवन, समीर इत्यादि। और अनल का क्या होता है। अनल का होता है आग, अग्नि, पावक इत्यादि। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अनिल और अनल का होता है वायु और अग्नि। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें पराजय में हमें उपसर्ग बताना है क्या है। फा है या पर है या परा है या जय है। पराजय में उपसर्ग है परा, जय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जय, जय मीन्स जीत होती, लेकिन इसके आगे अगर परा शब्द लग जाए तो पराजय हो जाता है, जिसका अर्थ होता है हार। अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है, पराजय में परा उपसर्ग है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, उसके अंत में लगते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो हमें लिखावट में प्रत्यय बताना है क्या होगा। अट, वट, अवट या आवट। आपको इसमें कौन सा विकल्प उचित लगता है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, लिखावट में आवट प्रत्यय है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें बताना है महोत्सव का संधि विच्छेद है, हमें महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा, महोधन उत्सव या महाधन उत्सव या महीधन उत्सव या माधन उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव। आ प्लस उ मिलके बनता है ओ। इसमें संधि है गुण स्वर संधि, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, महाधन उत्सव। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, इसमें बताना है अशुद्धि कहाँ पर है, मैंने में है कि घर में है कि जाना में है कि था है। तो आपको क्या लगता है इसमें उचित विकल्प क्या होगा। मैंने घर जाना था, तो इसमें मैंने इसमें अशुद्ध है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही है। मैंने की जगह अगर मुझे होता तब ये शुद्ध वाक्य होता, मुझे घर जाना था, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देश भक्ति में समास है, द्वंद्व समास है, एक द्विगु समास है, एक तत्पुरुष समास है, एक अव्ययी भाव समास है। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या हो सकता है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता। और द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे दोपहर, त्रिफला, चौराहा, ये सब द्विगु समास होता है। और तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें प्रथम पद गौड़ और अंतिम पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद या तो संज्ञा होंगे, या तो पहला पद संज्ञा या दूसरा पद विशेषण होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें देश संज्ञा है और भक्ति क्या है, उसकी विशेषता वो विशेषण है। तो देश के लिए भक्ति अर्थात हमारा तत्पुरुष समास होगा, जिसमें प्रथम पद संज्ञा और या दूसरा पद विशेषण होता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प कौन सा होगा। पुस्तक यहाँ पर कर्म है, पढ़ना क्रिया है, तो उसमें बताना है इसमें कौन सा वाच्य है। इसमें कर्म की प्रधानता बताई जा रही है, मतलब क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें कर्मवाच्य होगा, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें अव्यय बताना है। अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन कारक के आधार पर ना चेंज हो, वो हमेशा वैसे ही बने रहें, उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। देखते हैं इसमें से कौन सा अव्यय शब्द है, प्राचीन, मोटा, गरीब या और। तो इसमें आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। इसमें हमारा डी विकल्प और हमेशा एक ही जैसा रहेगा, जहाँ भी लगेगा ये इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसमें आपको पहचानना है इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। ये बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको उचित विकल्प कौन सा लगता है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है पूर्ण विराम, ये इंग्लिश का फुल स्टॉप है और ये है विस्मयादिबोधक। तो आपको बताना है पूर्ण विराम कौन सा चिन्ह है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जिसका जो पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम कहाँ लगता है, जिसका अर्थ होता है रुकना, जहाँ पर हमारा शब्द खत्म हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। आपको क्या लगता है इसमें उचित विकल्प कौन सा होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, हमारा ए ऑप्शन सही है। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। इसमें आपको क्या लगता है इसमें उचित विकल्प कौन सा होगा।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना है वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र, भय का होता है भयानक, और विस्मय का होता है अद्भुत, और उत्साह का होता है वीर। तो हमारा डी विकल्प सही है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे होंगे हम अपने क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें भी कोई बहुत कठिन बात नहीं थी जो आपको ना समझ में आई हो। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। दोहा में समानतः 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो हमारा क्या पूछा, प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें आधे चरण की मात्राएं समान होती हैं। तो जैसे पहले और तीसरे में 13 होती हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दा और अर्था। शब्दा में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सब शब्द अलंकार के उदाहरण है। लेकिन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब अर्थालंकार के उदाहरण है। तो हमारा पूछा कौन सा क्वेश्चन है कि शब्द अलंकार कौन है? तो हमारा डी विकल्प सही है, यमक अलंकार शब्द अलंकार का उदाहरण है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस निम्न में से तालव्य ध्वनि है, इसमें हमें तालव्य ध्वनि बताना है। टा है या पा है या सा है या का है? टा तो मूर्धन्य है, पा ओष्ठ ध्वनि है, का कंठ ध्वनि है। तो हमारा पूछा तालव्य ध्वनि क्या है? हमारा सी ऑप्शन सही है, सा एक तालव्य ध्वनि है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपसंहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना? उपसंहार होता है, ये पुल्लिंग है। ग्रंथ भी होता है, ये भी पुल्लिंग है। मस्तक ये भी होता है, तो ये भी पुल्लिंग है। लेकिन रचना होती है, ये किसकी रचना है? मतलब ये स्त्रीलिंग है। अर्थात हमारा डी विकल्प सही है, रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी 3 ये पुल्लिंग है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब उसमें हमें स्त्रीलिंग बताना था, लेकिन अब इसमें बताना पुल्लिंग कौन सा है। अब इसमें 3 शब्द स्त्रीलिंग होंगे और 1 पुल्लिंग होगा। देखते हैं इसमें कौन सा पुल्लिंग है। इच्छा, ये भी स्त्रीलिंग है। देश की रक्षा की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। योग्यता, ये भी स्त्रीलिंग है। आपकी योग्यता क्या है? लेकिन राष्ट्र, ये पुल्लिंग शब्द है। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है, इसमें पुल्लिंग शब्द राष्ट्र है और बाकी 3 स्त्रीलिंग हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो हमें इसमें बताना है किसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो लड़का कि घोड़ा कि प्राण कि वधू। लड़का का तो लड़की होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, वधू का वधुएं होता है। लेकिन प्राण ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही जैसा होता है। अर्थात हमारा सी विकल्प सही है कि सदा बहुवचन में भी प्राण, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? प्राण। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ने किस कारक का चिन्ह है? हमें बताना किस कारक का चिन्ह ने है। तो
कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से और संप्रदान का होता है को, के लिए। तो हमें बताना है ने किस कारक का चिन्ह है, तो हमारे ए विकल्प सही है, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। अब तक आपने जितने क्वेश्चन देखे होंगे किसी भी क्वेश्चन में बहुत कठिनाई नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें आपको सर्वनाम पहचानना है। घर, आप, पहाड़, नदी, इसमें आपको उचित विकल्प कौन सा लगता है कि इसमें सर्वनाम है? घर, घर तो संज्ञा है, पहाड़ ये भी संज्ञा है, नदी ये भी संज्ञा, लेकिन आप ये सर्वनाम है। आप, तुम, मैं, वह ऐसे वर्ड जहाँ पर आते हैं वहाँ पर सर्वनाम होता है, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है, आप सर्वनाम है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें आपको विशेषण बताना है। पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है बुढ़ापा, तीसरा है समझ या शांत। आपको विशेषण बताना है, तो आपको उचित विकल्प कौन सा लगता है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो लंबाई, बुढ़ापा, समझ ये सब संज्ञा शब्द हैं, लेकिन शांत ये विशेषण है। जैसे ये किसी मनुष्य के सामने लग जाए, शांत मनुष्य, मनुष्य कैसा है? शांत है, मनुष्य की विशेषता बता रहा है शांत, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है उसको पहले जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमें इसमें से पहचानना है इसमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, बोलना, सुनाना या कहना। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, सुनाना। सुनाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है, जैसे देना, देना का दिलाना, वो सब प्रेरणार्थक क्रिया होता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, इसमें आपको काल पहचानना है, इसका काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या संभाव्य वर्तमान काल है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ ली है उसने, तो इस कार्य समाप्त हो चुका है, तो इसमें पूर्ण वर्तमान काल होगा, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कार्य समाप्त हो गया है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आ गया गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्न 28 से 32 के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये गद्यांश होता है, बहुत कठिन नहीं होता है, हम इसको आराम से एग्जाम में पढ़ेंगे 1 मिनट 1.5 मिनट, और इस जितना इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सारे आंसर इसी में छिपे होते हैं, बहुत कठिनाई की बात नहीं होती है। इसमें 5 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसका, पढ़ते हैं क्या है गद्यांश। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों के गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव तो है लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का, मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है?
गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है। इसमें इसका शीर्षक बताना, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसका मोटो क्या है, इसके बारे में, किसके बारे में ये सब लिखा गया है, ये बताना है। स्वतंत्रता प्राप्ति, ओलंपिक पदक, खेलों का गिरता स्तर, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। आपको इसमें उचित विकल्प क्या लगता है, इसमें किसके बारे में बात की गई है? इसमें खेलों के गिरते हुए स्तर को बताया गया है। हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें सरकारी प्रयास किए गए तो हर क्षेत्र में सब स्थिति तो सही हो गई, लेकिन खेलों के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। खेलों का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो हमें यही इसका शीर्षक बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, खेलों का गिरता स्तर। इसका शीर्षक यही है कि खेलों के गिरते हुए स्तर के बारे में बताया गया है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियाँ, सुविधाओं का अभाव, संघों की गुटबाजी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? खेलों का गिरते स्तर का कारण नहीं है, ये बताना कि इसका कारण कौन नहीं है। दोषपूर्ण नीतियाँ, ये तो है कारण, सरकार की दोषपूर्ण नीतियाँ। सुविधाओं का अभाव, ये भी कारण है। संघों की गुटबाजी, ये भी कारण है। लेकिन खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये कारण नहीं है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, आपसी गुटबंदी होने से, अभ्यास करने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। इसको बताना है। इसमें खेलों पर नकारात्मक प्रभाव किस कारण से पड़ रहा है? खेलों पर नकारात्मक प्रभाव यहाँ दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। तो इसमें हमारा सी विकल्प सही होगा, आपसी गुटबंदी। खेलों पर आपसी गुटबंदी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात हमारा बी सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। इस गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, कृषि भी है, लेकिन खेल नहीं है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ आपसी गुटबंदी, दोषपूर्ण नीतियाँ, खिलाड़ियों के उपेक्षा, खिलाड़ियों का राष्ट्र सम्मान। खेलों में निर्धन देश हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर खेलों को राष्ट्रीय सम्मान का दर्जा दिया जाता है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? हमको ये बताना है किसकी रचना संग्रह बीजक है। कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास। इसमें से आपको उचित विकल्प कौन सा लगता है? तो बीजक है कबीरदास की, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। जायसी की है पद्मावत है, सूरदास की है साहित्य लहरी सूरसागर, और तुलसीदास की है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। ये सब रचनाएं इनकी हैं, लेकिन बीजक पूछा है तो बीजक है कबीरदास की। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, कि मोहन राकेश, की भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। इसमें क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? अंधेर नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे नील देवी, भारत दुर्दशा, ये सब इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हुई, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, कि सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसमें से आपको उचित विकल्प कौन सा लगता है कि कामायनी के रचनाकार कौन हैं? कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल, कि प्रेमचंद, कि भीष्म साहनी, कि अमरकांत।
गोदान है मुंशी प्रेमचंद की, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप देखे होंगे कि हम अपने क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जितने भी बातें हमने बताई उसमें से आपको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता कि ये उसमें बहुत कठिनाई वाली बात है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।